हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लेकर आई हूँ। आपके दिसंबर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। सभी मैंने जून के आपके जो भी एग्जाम हुए थे, जो भी आपके मार्च का एग्जाम हुआ था, उन सबको एनालाइज किया और देखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बार बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन सभी टॉपिक्स को मैं एक जगह इकट्ठा करके और आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहला टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की, रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको जो व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको पहली स्टेटमेंट दे देंगे, दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो ये आप जब भी कर पाओगे जब आपको रिसर्च अच्छे से पता होगा कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। ठीक है, फिर आपका आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। बार बार एनटीए इससे क्वेश्चन पूछता है और स्टेप्स में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए देता है और पूछता है कि बताओ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा स्टेप्स ऑफ रिसर्च है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। तो टोटल 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, किसी बुक में आपको 8 दिख जाएंगे, किसी में आपको 9 भी दिख सकते हैं, लेकिन जो मेजरली जो इम्पोर्टेंटली जो भी हैं वो आपके 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। उन सभी 7 स्टेप्स को आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करते हैं रिसर्च में, फिर क्या करते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, और उन सभी स्टेप्स के अंदर में हम क्या करते हैं, यानी कि उनके सभी स्टेप्स की डिटेल क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना कि सिर्फ नाम पढ़ लिए, मैम ने बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा तो सिर्फ नाम पढ़ लो कि भी पहले से 7 तक क्या क्या नाम है। नहीं, उनके अंदर हम क्या क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, वो डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग में आपके 2 तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आपके काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आपके काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, आपको ये पता होना चाहिए। इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। आपको, है ना, दे देगा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड कौन सा है। अब बच्चे नाम तो याद कर लेते हैं सारे, लेकिन वो बस यहीं पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कौन सा है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नाम अच्छे से कौन सा प्रोबेबिलिटी का है कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी का है पढ़ के जाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, प्रोबेबिलिटी में 5 है, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 5 या 6 है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, किसी किसी के आपको 2 नाम भी दिख जाएंगे, तो आपको दोनों ही नाम को भी याद रखना है, क्योंकि एनटीए आपको हो सकता है कि कभी कौन सा नाम से क्वेश्चन पूछ ले, कभी कौन से नाम से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो उसका काम सेम होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक नाम को पढ़ के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई किसी चीज़ के 2 नाम भी हो सकते हैं क्या। तो वैसे ही सैम्पलिंग मेथड में भी आपके 1-2 जो सैम्पलिंग है उसमें आपके ये 2 नाम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग है, तो ये आपके 2 नाम हैं। बच्चे सिर्फ पर्पसिव को याद रख लेते हैं, जजमेंटल को याद नहीं रखते हैं, या फिर जजमेंटल को याद रख लेते हैं, पर्पसिव को याद नहीं रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर्ली अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है सब कुछ। ठीक है, फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट टाइप आता है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ टेस्ट। हम जो भी रिसर्च को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे, सॉरी, जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट का यूज़ करते हैं। टी टेस्ट होता है आपका, जी टेस्ट होता है, अनोवा एफ टेस्ट होता है आपका, क्रुस्कल वैलिस का टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट है, काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। ये सभी जो टेस्ट है वो आपके 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक, दूसरा होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक में कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं, आपको प्रॉपर्ली डिस्टिंक्शन वाइज आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, डिटेल मतलब ज़्यादा डिटेल भी नहीं कि आप उनको सबको, है ना, उनका क्या स्टैटिस्टिक्स है उनको पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। एग्जाम में, आपके रिसर्च के एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स पार्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत आ सकता है भाई, 1-2% आ सकता है, उसका तो मैं भी गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। तो आपको ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना नहीं आएगा। सिर्फ आप जो भी आपके टाइप ऑफ टेस्ट है उनके नाम याद कर लेना, उनमें हम क्या क्या करते हैं भाई, हम जी टेस्ट में क्या करते हैं, टी टेस्ट में क्या करते हैं, उनको देख लेना। हो सके आपको इच्छा है तो आप उनके फॉर्मूलेज भी याद कर सकते हो, वरना वो भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूलेज भी नहीं पूछे जाते हैं। कभी कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट वाला हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी सारे आजकल नए नए ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है एनटीए। तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए डिटेल के अंदर कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हम कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो ये वाला स्टेप जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च के अंदर, ठीक है। अगला आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ स्केल्स। आपने 4 तरीके की स्केल्स पढ़ी होगी, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल। ये चारों ही टाइप ऑफ स्केल होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल के क्या फीचर्स हैं, रेशियो के क्या फीचर्स हैं, इंटरवल के क्या फीचर्स हैं, नॉमिनल के क्या फीचर्स हैं। इन सबके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिसर्च के अंदर आईसीटी टूल्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल आपके, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड में, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में या फिर कम्युनिकेशन में। जो भी आईसीटी टूल्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछने लगा है एनटीए, क्योंकि आईसीटी टेक्नोलॉजी आजकल न्यू टाइम चल रहा है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं कि भाई हम, है ना, रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स में, मैंने अभी आपको बताया टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स में हम ज़्यादा आईसीटी का यूज़ करते हैं, कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, प्लेगैरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, तब हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के नाम पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं देखना है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं है, एकदम डीप में उसके घुस के पढ़ रहे हो, नहीं, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि भाई प्लेगैरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एनालाइज करने के लिए डेटा को कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सिंपोजियम। ये जो छोटे छोटे टॉपिक आपके रिसर्च के अंदर दे रखे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर वही कहूँगी कि डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनको देख लेना कि भाई वर्कशॉप क्या होती है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। हम वर्कशॉप को, है ना, इसके अंदर कितने ज़्यादा लोग ऐड ऑन हो सकते हैं, या फिर वर्कशॉप जो है वो कितने दिन तक चलती है, है ना, सेमिनार का क्या काम है, कॉन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं, बस एक ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। फिर है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए ये नहीं बोलूंगी कि इसको ऊपर ऊपर से देख लेना, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, आपको काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के चैप्टर के अंदर। आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, आपकी एक्सप्लोरेटरी है, आपकी, है ना, एक्सपोस्ट फैक्टो है, कोरिलेशनल है ना, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, सेमिनार है, और काफ़ी सारी आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखी है। आपको इन सभी टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है तो क्या होती है। आपको कैसे भी करके घुमा फिरा के एनटीए किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरी प्रॉपर एक, है ना, आपके दिमाग में पूरी छवि होनी चाहिए कि भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है तो क्या होती है, उसके क्या एग्जाम्पल है, हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और आजकल आपके नए टाइप्स ऑफ रिसर्च भी एड ऑन हुए हैं, जैसे कि हो गया आपका फिनोमिनोलॉजी, हो गया आपका एथनोग्राफी, हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नए आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका एपीए, एमएलए और सीएमएस की रिफरेंसिंग स्टाइल। सीएमएस यानी कि शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ठीक है। रिफरेंसिंग की जो स्टाइल है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे एनटीए पूछ सकता है कि एपीए में जो हम रिफरेंसिंग देते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, या फिर हम एमएलए के अंदर जो रिफरेंसिंग देते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, या फिर हम एपीए कौन से सब्जेक्ट वाले एपीए स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट वाले एमएलए स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या क्या टाइप्स है प्लेगैरिज्म के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनटीए इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। प्लेगैरिज्म के टाइप्स क्या हैं, प्लेगैरिज्म के लेवल्स क्या हैं, कौन कौन से लेवल के अंदर क्या क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका एथिक्स। आपकी रिसर्च के अंदर हम एथिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एथिक्स क्या है, कौन कौन से हम एथिक्स का यूज़ करते हैं, हम रिसर्च के जो 7 स्टेप्स हैं, उन 7 स्टेप्स में हम कौन कौन से स्टेप के अंदर ज़्यादा रिसर्च का, है ना, ज़्यादा एथिक्स का यूज़ होना चाहिए। ये सब कुछ एथिक्स से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको छोड़ के चले जाओ, उनको भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप अगर इन टॉपिक्स पे दोगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो फिर, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। कमेंट में मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।